Hello. Check. Hello and let Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक नायक है। आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर, जहां पे मैं और आप साथ में मिलकर डिस्कस कर रहे हैं वेरियस टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी एंड ऑल्सो दी वेरियस सब्जेक्ट्स जो मेरे फेलो एजुकेटर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। मैं जैसा कि आपके साथ डिस्कस कर रहा था लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, और हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर जब शुरू किया था तो स्टैंडर्ड नाइन्थ की जो एनसीईआरटी है, वो स्टैंडर्ड नाइन्थ की एनसीईआरटी के अंदर हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ना शुरू किया था। और मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की क्रांति कैसे होती है, फ्रांस की क्रांति में किन किन लोगों का योगदान था। फ्रांस की क्रांति मूलभूत रूप से एक ऐसी क्रांति थी जिसने दुनिया को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की थी। तो ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस की थी। साथों साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्रांस की क्रांति के अंदर कौन से कैरेक्टर्स हुआ करते थे। खैर, ये तो फ्रांस की क्रांति के बारे में था। जो जो लोग ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी अभी जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ। माय नेम इज प्रतीक नायक। फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स मुझे पहचानते ही होंगे। पिछले 7 साल से हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहा हूँ। और मेरा जो कोर सब्जेक्ट है वो है आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड ऑल्सो सर्टेन टॉपिक्स ऑफ आईआर एंड द गवर्नेंस एज वेल। तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। साथों साथ मैं आपको कहूंगा कि आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी जुड़ सकते हो। अनअकैडमी प्लस इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, अपने कोर्सेज को लेके आते हैं, डेली लाइव क्लासेस होते हैं और स्ट्रक्चर्ड एस्पेक्ट्स में आपको कोर्स मिलेगा। मैं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर मैंने आपको जैसा कि बताया है कि मैं आपको एनसीईआरटी यहाँ पे कराऊंगा, बट यूपीएससी इज बियॉन्ड द एनसीईआरटीज एज वेल। एनसीईआरटीज विल गिव यू अ फाउंडेशन, बट उसके ऊपर जब आपको तैयारी करनी हो तो उसके लिए मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हो ऑन दी अनअकैडमी प्लस कोर्सेज। अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आ रहा है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। 25 अगस्त से आई एम स्टार्टिंग, 25th ऑफ अगस्त आई एम स्टार्टिंग। इट विल बी अ 2 आवर सेशन, और करीबन हमने एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर 2-2 घंटे के 26 क्लासेस लेने हैं। एंड आई विल बी कंप्लीटिंग दिस कोर्स इन द नेक्स्ट मंथ। हम लोग सितंबर एंड तक आते आते इसको कंप्लीट करेंगे। आपको पूरा स्केड्यूल मिल जाएगा। मैं आपको कहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म एंड ऑलवेज यूज द कोड पीएन लाइव। आपको 10% यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड। ये आपके लिए काफ़ी एडवांटेजेस रहेगा। ये लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के अबाउ है, अनअकैडमी प्लस के ऊपर है। अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरे फ्री क्लासेस भी चलते हैं और उसे हम लोग कहते हैं स्पेशल क्लास के रूप में। मैं आपको कहूंगा कि आप मेरे स्पेशल क्लास के अंदर भी जुड़ सकते हो। यहाँ पे मैं मॉडर्न हिस्ट्री की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आपके पिछले सालों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसके ऊपर से एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहा हूँ। 22 अगस्त को 9 PM को मेरा क्लास है, मतलब कल के दिन है, 22 तारीख को 9 बजे मेरा क्लास है रात को। आप इसको भी अटेंड करिए। ये फ्री क्लास है, इट्स अ फ्री क्लास। यहाँ पे आपको कोई पैसे नहीं दे करने हैं, नहीं आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। बट आई वांट कि आपका जो कंटेंट है, आपकी जो जो तैयारी है उसको एनरिच किया जाए, इसके लिए ये क्लासेस मैंने स्केड्यूल की है। तो आप जुड़ सकते हो अनअकैडमी प्लस के ऊपर। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस, आपकी टेस्ट होगी, आपकी क्विज होगी, हर एक टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। मैं अनअकैडमी के ऊपर क्या पढ़ाता हूँ, बच्चे पूछते हैं कि सर आप हिस्ट्री में खाली मॉडर्न पढ़ाते हो, एंशियंट पढ़ाते हो। तो याद रखेगा दोस्तों कि आई टीच ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। और हिस्ट्री को जो इनसाइड आउट पढ़ाने का कामकाज है वो मैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर करता हूँ। ठीक है, तो वो चाहे एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड एंड आर्ट एंड कल्चर, एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाय मी। आप जब अनअकैडमी प्लस के ऊपर आओगे तो यू विल गेट ऑल द स्लाइड्स। मेरी जो भी हैंडआउट्स है वो भी मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देता हूँ, प्लस के ऊपर अवेलेबल होते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है वहाँ पे ही। इसके सिवा अगर आपने रेफरल कोड कोई भी यूज किया हो, से फॉर एग्जाम्पल यू हैव यूज द रेफरल कोड पीएन लाइव, यू विल बी एबल टू अटेंड द क्लासेस ऑफ ऑल द एजुकेटर्स। जितने भी एजुकेटर्स हैं उनके क्लास और उनके कोर्सेज को आप अटेंड कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि खाली आपको मेरे ही क्लासेस अटेंड करना है। ठीक है, तो ये पीएन लाइव कोड जो है ये खाली आपको 10% डिस्काउंट करा के देगा। और डेफिनेटली 3-4 हज़ार रुपये अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो यू विल सेव अराउंड 4000 रुपीज़। तो दैट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल, और आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हो घर पे बैठे बैठे। ये एडवांटेजेस अनअकैडमी के ऊपर रहता है। अब देखिए, अनअकैडमी के ऊपर दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। आज की तारीख में इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, तो आप अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो वाया दी लर्निंग ऐप। वो चाहे आपकी प्ले स्टोर से होगी या चाहे ऐप स्टोर से होगी, कहीं से भी आप इसको डाउनलोड करा के अच्छी तरह से तैयारी
कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन को, ऑलवेज यूज द गोल यूपीएससी सीएसई, और यूपीएससी सीएसई का गोल यूज किया, उसके बाद आप हमारे साथ कनेक्ट हो पाओगे। अब देखिए अनअकैडमी के ऊपर एक नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन है, इसके सिवा एक और सब्सक्रिप्शन है, दैट इज नोन एज अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब याद रखेगा, what is this iconic subscription all about? Iconic subscription is about the personal coaching। आपको एक पर्सनल कोच अलॉट किया जाएगा बाय दी अनअकैडमी, ठीक है। तो एज एन एजुकेटर मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, एज एन एजुकेटर मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। एजुकेटर के साथ साथ आपको एक और पर्सनल कोच अलॉट किया जाएगा, जो आपको डेली हेल्प करेंगे इन द आंसर राइटिंग सेशंस, जो आपको हेल्प करेंगे इन द प्रिपरेशन, कैसे आपको तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ आपको फायदा है, कहाँ आपके वीक स्पॉट्स है, ठीक है। तो ये काफी एडवांटेजेस है, आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक, ये सब कुछ आपको आइकॉनिक के अंदर अवेलेबल होगा, ठीक है। तो मेरे जितने भी लाइव क्लासेस है वहां पे तो आप अपना डाउट्स बाउट्स जो भी पूछना चाहते हो वो तो आप कर ही सकते हो, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। स्टूडेंट्स के साथ हम लोग हमेशा एक्सेसिबल रहते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि तैयारी के अंदर छोटी 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 जो आपकी जो प्लस पॉइंट्स होते हैं वो पर्सनल मेंटरिंग के द्वारा आपको हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो 1 ईयर का 64,000 है, ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। आफ्टर यूजिंग द कोड पीएन लाइव 57,600 के अंदर कवर होगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और 99,000 आपका 2 ईयर्स का है, एंड आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड आपको 89,100 में कवर होगा। इसमें भी ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है, यू कैन टेक द ईएमआई एंड यू कैन कंटिन्यू विद आइकॉनिक, या आप नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्लस का सब्सक्रिप्शन 1 मंथ से लेके 12 मंथ तक अवेलेबल है, यू कैन टेक एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू योर ओन, आपको जो भी डिजायर लगता है। पर मैं आपको मिनिमम कहूंगा कि आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए। द रीजन आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको अलॉट करा रहा हो, क्योंकि आपको तैयारी करने में टाइम लगेगा, और फिर फाउंडेशन बिल्ड भी करना है, तो आपको इट विल टेक इट्स ओन टाइम, है ना। तो प्लस के ऊपर लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर, शेड्यूल, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ कवर हो जाएगा। 44,000 1 ईयर की फीस है। आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड पीएन लाइव 39,600 में होगा। उसी तौर के ऊपर 2 ईयर्स का 64,000 है, आफ्टर यूजिंग द रेफरल कोड 57,600 में कवर हो जाएगा। तो ये दोनों आपके अवेलेबल है, यू कैन टेक आइदर आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन। आई विल सजेस्ट कि यू कैन गो फॉर आइकॉनिक इफ फॉर द फाउंडेशन ईयर्स। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो और तैयारी के लिए डेडिकेटेड कोई आपको गाइडेंस चाहिए, तो आइकॉनिक के अंदर आपको हेल्प हो पाएगी। मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का पीवाईक्यू का कोर्स है, 22 तारीख को है, 22 अगस्त, मतलब कल के दिन। प्लीज ज्वाइन मी ऑन स्पेशल क्लासेस। आपको है ना एप्लीकेशन के ऊपर मेरी लिंक आपको मिल जाएगी, प्रतीक नायक सर्च करिएगा, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। लेट अस गो टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डिस्कस किया था। अब अगर आपको याद होगा तो हमने फ्रांस की क्रांति के बारे में जब डिस्कस करना शुरू किया तो क्या क्या चीजें पढ़ा था, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर जब फ्रांस की क्रांति को पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस की क्रांति से ऊपर से क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, है ना। तो हमने पढ़ा था कि फ्रांस की क्रांति क्यों होती है। तो इन द प्रीवियस सेशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि द रीजंस बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द रीजंस बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। इसके ऊपर नहीं जा रहा हूं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन दैट, ठीक है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन आता है, द फेजेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब फेजेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था और आपको समझाया था कि फ्रांस की क्रांति के क्या क्या फेजेस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब फ्रांस की क्रांति के हम लोग जब फेजेस को देखते हैं, तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द टाइमलाइन कंसेप्ट। और हम जैसे टाइमलाइन कंसेप्ट के द्वारा पढ़ रहे थे, उसी टाइमलाइन कंसेप्ट के द्वारा फ्रांस की क्रांति को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, फ्रांस की क्रांति को जब हम लोग टाइमलाइन कंसेप्ट में समझने की कोशिश करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन कंसेप्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हमेशा एक चीज याद रखेगा कि कब शुरू हुआ। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि 1789 के दिन 14 जुलाई का दिन था जब फ्रांस की क्रांति शुरू हो जाएगी। याद आया कि नहीं आया, और कैसे होती है। तो फ्रांस की क्रांति कैसे होती है, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि राजा के सामने पब्लिक ने विद्रोह कर दिया था। याद आया कि नहीं आया आपको। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे राजा के सामने पब्लिक विद्रोह करती है और उसके सामने ये विद्रोह होगा। अब उसके बाद हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि फ्रांस की क्रांति 1789 से लेके 1791 तक आते आते बाय द ईयर 1791 हमको क्या देखने को मिलता है, फ्रांस के अंदर एक नई शासन पद्धति आती है। और फ्रांस कैसे कन्वर्ट हो जाती है, फ्रांस विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस कैसे संवैधानिक एक है ना राजाशाही के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद 1792 तक आते आते हमने ये देखने की कोशिश की थी कि कैसे फ्रांस रिपब्लिक के रूप में कन्वर्ट हो गया। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर समझाया था कि फ्रांस जब गणतांत्रिक रूप से कन्वर्ट हो जाएगा, व्हेन द फ्रांस विल बी कन्वर्टेड टू अ रिपब्लिक, तो वी फाइंड अ ग्रुप दैट विल बी कमिंग टू पावर, दैट इज नोन एज द जैकोबिन क्लब, है ना। याद आया कि नहीं आया आपको, हाँ।
तो हमने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर जैकोबिन क्लब के बारे में बताया था, मैंने आपको बहुत डिटेल्ड वे के अंदर डिस्कस किया था कि हु वर द जैकोबिन्स, उनका क्या योगदान था और जैकोबिन्स ने किस तरह से फ्रांस के अंदर शासन पद्धति चलाने की कोशिश की थी, है ना। तो हमने बताया था कि 1792 ऑनवर्ड से लेके करीबन 1795 तक फ्रांस रिपब्लिक रहता है, ये जैकोबिन लोग पावर के ऊपर रहेंगे और इसी को ही हम लोग फ्रांस की क्रांति का बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड के रूप में पहचानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द रीन ऑफ टेरर। याद आया आपको? तो इट इज नोन एज द रीन ऑफ टेरर। क्यों रीन ऑफ टेरर कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ये वो समय था जब बहुत ही खतरा हो चुका था फ्रांस के अंदर। शासन पद्धति के तहत हमको देखने को मिल रहा था, लोग है ना मारा काटी कर रहे थे, एक दूसरे का खून कर रहे थे और रॉबिस्पेयर जैसे लीडर्स जो थे जो यहाँ पे रीन ऑफ टेरर को चलाते हैं, ठीक है। तो जैकोबिन्स जो थे इसे हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस के रूप में पहचानेंगे और ये रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस के रूप में जब इन्होंने फ्रांस के अंदर सत्ता कब्जे की तो इन्होंने बहुत सारे फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने की कोशिश की। ये रिफॉर्म्स के कारण हमको ये देखने को मिल रहा है कि उन्होंने बहुत सारे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जितने भी थे, इतने जितने भी राजकीय रूप से इनके प्रतिद्वंदी थे, उन सबको खत्म करने की भी कोशिश की थी। तो वी हैव डिस्कस ऑल द पॉइंट्स कि कैसे रीन ऑफ टेरर काम करता है, रीन ऑफ टेरर के जो शासक लोग थे उन्होंने किस प्रकार के फ्रांस के अंदर जो माराकाटी की और जो हत्याएं करवाई है वो बड़ी मात्रा में लोगों को परेशान भी किया था, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस पॉइंट्स, हमने ये सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस किया था कि कैसे जैकोबिन्स पावर के ऊपर आए और जैकोबिन्स जब पावर के ऊपर आता है फ्रांस उस टाइम पे गणतांत्रिक बनेगा और जैकोबिन्स इनफैक्ट वी सी कि किस तरह से अपना जो शासन है वो चलाते हैं फ्रांस के अंदर, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस की कैसे फ्रांस के अंदर ये जैकोबिन्स पावर के ऊपर आए और जैकोबिन्स ने आके इनफैक्ट फ्रांस के अंदर किस प्रकार की शासन पद्धति की शुरुआत की है, ठीक है। तो रीन ऑफ टेरर के ऊपर हमने आपको बताया था कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉइंग द पॉलिटिकल अपोनेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस, ये स्लाइड्स को मैंने आपको समझाया हुआ है। इसके साथ साथ बहुत लोगों को गिलोटीन किया गया। गिलोटीन क्या है, व्हाट इज गिलोटीन? तो मैंने आपको बताया था कि मशीन होता है वहां पे आपका गला काट दिया जाता है, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। तो हमने ये भी डिस्कस की थी। बहुत सारे आपके मार्केट रिफॉर्म्स आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मार्केट रिफॉर्म्स। तो मैंने आपको बताया था कि राजा या इनफैक्ट जो भी रूलर था उस टाइम पे, कौन था, रॉबिस्पेयर हुआ करता था, उसको एक चीज समझ में आ चुकी थी कि अगर मुझे फ्रांस के अंदर लंबा टिकना है तो मुझे पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। तो उसने क्या किया कि उस टाइम पे आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की शुरुआत की, अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको बदलने की शुरुआत की और फ्रांस को थोड़ी बहुत है ना, मैं कहूँगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देने की भी कोशिश की जाती है। दे ट्राई टू गिव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू द फ्रेंच पीपल बाय एस्टेब्लिशिंग द वेरियस सिस्टम्स। तो कुछ नई नई प्रकार की इन्होंने शासन पद्धति जो शुरू की थी उसके द्वारा भी कुछ कुछ चेंजेस करने की भी ये लोगों ने कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे इन्होंने चेंजेस किया, इक्वालिटी लाने की कोशिश की और सोशल इक्वालिटी के रूप में मैंने आपको बताया था कि कैसे जैकोबिन्स जो थे इन्होंने लोगों को इनफैक्ट एक ही प्रकार के नाम से पहचाना शुरू किया कि आप सबके सब कॉमन नागरिक हो। तो पहले मॉन्सूर और मडाम का कंसेप्ट चलता था, वो भी निकल जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जैकोबिन्स धीरे 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 पावर से कमजोर होंगे और उसके बाद फिर जैकोबिन्स की जगह एक और नई सत्ता फ्रांस के ऊपर आएगी। जैकोबिन्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द अथॉरिटी, याद रखेगा, जैकोबिन्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द अथॉरिटी एंड लेटर ऑन वी सी बाय द ईयर 1795 अ न्यू ग्रुप कम टू पावर दैट इज नोन एज डायरेक्टरी, ठीक है। अब जैकोबिन्स को क्यों हटाया जाता है? प्रश्न ये आता है कि व्हाई द जैकोबिन्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द अथॉरिटी इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर ऐसा क्या हो गया था कि जैकोबिन्स को हटाने की जरूरत पड़ जाती है? अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको अभी भी यही बताऊंगा, ठीक है। एनीथिंग दैट इज इन एक्सेस, जैकोबिन्स ने क्या किया था आप समझने की कोशिश करो। इन्होंने ना टेरर फैलाने की कोशिश की नहीं की साहब? मैंने अभी आपको बताया कि कैसा टेरर फैलाने की कोशिश की। जैकोबिन्स ट्राइड टू स्प्रेड द टेरर, इन्होंने बहुत ही भारी मात्रा में हंगामा करना शुरू किया, बहुत ही भारी मात्रा में टेरर फैलाना शुरू किया। और कैसे टेरर फैलाना शुरू किया? हाउ दे ट्राइड टू स्प्रेड द टेरर? तो मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की कि जैकोबिन्स के द्वारा एक ऐसी इनफैक्ट हंगामा होता है और एक ऐसा टेरर फैलाने की कोशिश की जाती है जहां पे अपने जितने भी ओपोनेंट्स थे, उन सबको इन्होंने खत्म कर दिया, इंक्लूडिंग उनके जो सिटीजन्स थे। वो सिटीजन्स के ऊपर वो जो रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने के नाम के ऊपर उनको परेशान करने की कोशिश की जाती है। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो कुछ भी चीज आप एक्सेसिव करने की कोशिश करोगे तो एक्सेसिव करने के कारण क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू डू समथिंग इन एक्सेसिव माय फ्रेंड। जब भी आप कोई भी चीज एक्सेसिव करते हो तो याद रखिएगा कि इसका रिएक्शन आना बहुत ही लाजमी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप जब जब कोई भी चीज एक्सेसिव करते हो तो दैट इज बाउंड टू गिव सम काइंड ऑफ रिएक्शन।
फ्रांस के अंदर भी यही होगा मेरे दोस्तों, द सेम थिंग विल हैपन इन द फ्रांस एज वेल। सो द किंग और द जैकोबिन्स वर ट्राइंग टू डू समथिंग इन एक्सेस, वो लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे। और जैकोबिन्स की जो डेफिनेशन ऑफ फ्रांस थी, ये डेफिनेशन को लेके भी बहुत सारा है ना हम लोग को देखने को मिलता है कि अलग अलग व्याख्याएं थी। अब देखिए, जैसे जैकोबिन्स लिबर्टी को कैसे डिस्क्राइब करते थे, ठीक है, लिबर्टी का मतलब क्या है, स्वतंत्रता। अब फ्रांस की क्रांति जब हुई तो स्वतंत्रता सबसे फंडामेंटल एस्पेक्ट था, हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी कि लिबर्टी वाज द मेन एस्पेक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट और रॉन्ग। अब बिकॉज लिबर्टी वाज द मेन एस्पेक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिबर्टी इनफैक्ट फ्रांस की क्रांति का सबसे मूलभूत सिद्धांत था। पर जैकोबिन्स का लिबर्टी को लेके अपना जो ओपिनियन है वो कुछ अलग ही था, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब देखो, इसके अंदर से दो प्रकार की चीजें लिखी गई है, देयर आर टू थिंग्स दैट आर बीइंग हाईलाइटेड एज अ पार्ट ऑफ द होल एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में दो जेंटलमैन का नाम लिखा गया, एक तो रॉबिस्पियर का और दूसरा था जिसका नाम था डेस्मोलिन, याद रखेगा, ठीक है, डेस्मोलिन और रॉबिस्पियर। इन दोनों के बीच में ये दोनों के दोनों अगर आप देखोगे तो रिवॉल्यूशनरी से ही बिलोंग करते थे, बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द जैकोबिन्स एस्पेक्ट ओनली। बट इनका 1793 के अंदर एक डिस्कशन हुआ, देखिए क्या होता है, व्हाट डू यू सी। तो हमको ये देखने को मिलता है कि लिबर्टी की व्याख्या इवन विद इन द जैकोबिन्स वाज वेरी डिफरेंट। जैसे कि आप समझने की कोशिश करोगे तो वी सी कि डेस्मोलिन जो है वो 1793 में लिखता है, क्या लिखता है, सम पीपल बिलीव दैट लिबर्टी इज लाइक अ चाइल्ड, क्या है, स्वतंत्रता एक बालक की तरह है, which needs to go through a phase of being disciplined before it attains maturity। जैसे बालक बड़ा होता है तब वो मैच्योर होकर उसको थोड़ा फ्री कर सकते हैं, पर बालक जब छोटा होता है, कोई भी बच्चा छोटा होता है तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक है, क्वाइट द ऑपोजिट लिबर्टी, ठीक है। क्या लिखते हैं, लिबर्टी इज हैप्पीनेस, रीजन, इक्वालिटी, जस्टिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स, यू वुड लाइक टू फिनिश ऑफ ऑल योर एनिमीज बाय गिलोटिनिंग देम। ये डेस्मोलिन क्या लिखता है रॉबिस्पियर के बारे में, वो लिखता है कि ये रॉबिस्पियर और जितने भी उसके क्रांतिकारी भाई लोग हैं, ऑल द ब्रदर्स ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू गिलोटिन देयर एनिमीज, ये अपने ही दुश्मनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। हैज एनीवन हर्ड ऑफ समथिंग मोर सेंसलेस, ठीक है। आप ये इतना घटिया काम कभी सोच सकते हो कि आप इनफैक्ट है ना लोगों को स्वतंत्रता देने के ऊपर क्रांति की, और क्रांति आखिर में जब आपने लागू की तो उसके बाद अपने ही लोगों को मार रहे हो, उसी को खचैक करने का काम कर रहे हो, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। So would it be possible to bring a single person to the scaffold without making 10 more enemies among his relations and friends? आप जितने लोगों को गिलोटिन करोगे उसके कारण इम्पैक्ट क्या पड़ेगी, व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ द गिलोटिनिंग, द मोमेंट यू विल गिलोटिन वन पर्सन, तो उसके बाद उसके और 10 भाई बंधु लोग हैं वो आपसे नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिलता है कि आपकी फ्रांस की जो क्रांति थी, ये फ्रांस की क्रांति के अंदर आपके जितने भी जैकोबिन क्लब करके जो क्लब पावर के ऊपर आया था, कब आया था, 1792 में। ये जैकोबिन्स जब पावर के ऊपर आता है तो जैकोबिन्स के ऊपर लोगों ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया था कि भाई तुम क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाई यू आर किलिंग योर ओन पीपल एंड व्हाई यू आर गिलोटिनिंग देम, ठीक है। तो ये जो डेस्मोलिन भाई साहब थे, इन्होंने जब ये प्रश्न पूछा तो इनको भी इनफैक्ट एग्जीक्यूट कर दिया गया है, ठीक है। सो वी सी कि आप इनफैक्ट लोगों को कितना परेशान कर रहे हो, ये सब चीज़ों से हमको समझ में आता है कि जैकोबिन्स और आपके जो जैकोबिन्स के अगेंस्ट में जो और भी फोर्सेस थे वो क्या सोचते थे, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करो, एक साइड के ऊपर आपके जैकोबिन्स के बाहर के फोर्सेस थे जो फ्रांस के अंदर लिबर्टी की अलग व्याख्या दे रहे हैं, दूसरी साइड के ऊपर रॉबिस्पियर जैसे लोग थे जो 1794 तक आते आते अपनी पावर के चरम सीमा के ऊपर थे, ही वाज ऑन द पीक ऑफ पावर। और ये इनफैक्ट आपका ये जो जैकोबिन का जो लीडर था रॉबिस्पेयर, ये क्या लिखता है, ठीक है। तो इन ऑन 7 February 1794 रॉबिस्पेयर मेड अ स्पीच एट द कन्वेंशन which was then carried by the newspaper ली मॉन्श्योर यूनिवर्सल। हियर इज एन एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट, ठीक है, एक न्यूज़पेपर का नाम दिया गया है कि वहां पे रॉबिस्पियर ने क्या बोला था, ठीक है। वो क्या कहता है, to establish and consolidate democracy, to achieve the peaceful rule of constitutional law, we must first finish the war of liberty against tyranny. We must annihilate the enemies of the republic at home and abroad, or else we shall perish. In the time of revolution, a democratic may rely only on the terror. This is very interestingly thing. ये क्या लिखता है कि अगर आपको डेमोक्रेसी को सरवाइव कराना है तो डर का माहौल बनाना पड़ेगा।
अगर आपको डेमोक्रेसी को सरवाइव कराना है तो भय का माहौल बनाना पड़ेगा। अगर आपको डेमोक्रेसी को आगे चलाना है, फ्रांस की डेमोक्रेसी को आगे चलाना है, फ्रांस को एक प्रजासत्ताक देश के रूप में चलाना है, तो आपको डर का माहौल बनाना पड़ेगा। अगर आपने डर का माहौल नहीं बनाया और लोगों को फ्री हैंड दे दिया इन द नेम ऑफ लिबर्टी, तो क्या होगा, हमारी जो क्रांति है वो क्रांति फेल हो जाएगी। द होल रिवॉल्यूशन विल गेट फेल्ड एंड वी डू नॉट वांट दैट द रिवॉल्यूशन शुड गेट फेल्ड। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी क्रांति रुक जाए। और इसी के कारण ये भाई साहब क्या कहता है, टेरर इज नथिंग बट जस्टिस स्विफ्ट एंड सीवियर एंड इनफ्लेक्सिबल and is used to meet the most urgent need of the fatherland. To curb the enemies of the liberty to threader is the right of the founder of the republic। भाई प्रजासत्ताक देश की जिन्होंने स्थापना की है, those who have founded this republic, ये उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है कि वो लोगों के राइट्स को छीन ले। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब क्या है, रॉबिस्पियर कहता है कि अगर हमने पावर का और फोर्स का यूज किया है, क्या लिखा गया है रॉबिस्पियर के द्वारा? रॉबिस्पियर के द्वारा यही लिखा गया है कि इफ विल यूज द स्टेट पावर and the state authority to suppress the rights of the people to secure the rights of the republic, there is nothing wrong in that। ठीक है, तो ये तो वही बात हो गई ना कि देश को बचाने के लिए नागरिकों को बलिदान देना पड़ेगा। और जो जो लोग देश के सामने षड्यंत्र कर रहे हैं, जो जो लोग सरकार के सामने षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको खचेक भी करना पड़ेगा। खचेक करने का मतलब क्या है साहब? गिलोटिन करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि गिलोटिन करने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत बड़ी मात्रा में फ्रांस के अंदर चालू हो चुकी थी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि द गिलोटिनिंग प्रोसेस वाज गोइंग ऑन इन फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम इन फ्रांस, है ना, 1792 और 93 ऑनवर्ड से, जब से ये लोग पावर के ऊपर आए थे। कौन आए थे साहब? आपके जैकोबिन्स पावर के ऊपर आए थे, तब से तो इन्होंने खचाखची कर दी थी। गेटिंग अ पॉइंट? तो क्या है कि इन्होंने बहुत लोग को गिलोटिन कर दिया, और इतनी भारी मात्रा में गिलोटिन किया कि बात मत करो। और इसके लिए एनसीईआरटी में ये व्याख्या दी गई है। ठीक है, व्हाई दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, उसके पीछे का कारण ही है। अब देखिए कि क्या लिखा गया है एनसीईआरटी में। लिखा गया है, हाउ डज ईच वन अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द स्टेट फोर्स। राज्य के द्वारा आप जो बल प्रयोग कर रहे हो उसको कैसे समझाया जाता है। व्हाट डज रॉबिस्पियर मीन बाय द वॉर ऑफ लिबर्टी अगेंस्ट टायरनी। हाउ डज डेस्मोलिन परसिव लिबर्टी। डेस्मोलिन कहता है लिबर्टी इज हैप्पीनेस, रीजन, इक्वालिटी, जस्टिस एंड इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट। यहाँ पे उसके सामने जब हम लोग रॉबिस्पियर की बात करते हैं, रॉबिस्पियर कहता है कि लिबर्टी अगेंस्ट टायरनी की लड़ाई चल रही है। टायरनी का मतलब क्या है कि जो मोनार्की के फोर्सेस थे। टायरनी का मतलब क्या है कि जो ओल्ड सिस्टम हुआ करती थी। टायरनी का मतलब क्या है कि जो हमारे रिपब्लिक को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं, उन सब के लिए हमको, है ना, कहीं ना कहीं अपना आयरन हैंड का यूज करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये सब सिचुएशन में हमको यही देखने को मिला कि फ्रांस के अंदर की जो शासन पद्धति थी उसमें ये जो रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने के नाम के ऊपर और लिबर्टी लोगों की छीनी गई है, बिकॉज दे वांटेड टू एस्टैब्लिश देयर, वो है ना कि एक आयरन हैंड के रूप में इन्होंने बहुत सारा काम किया गलत तरह से। और इसी के कारण क्या होता है कि रॉबिस्पियर जैसा जो लीडर, जो इतनी रिलेंटलेसली इनफैक्ट अपनी पॉलिसीज को रूथलेसली इंप्लीमेंट करता था, बहुत ही हार्श वे के अंदर इंप्लीमेंट करता था, तो उसको 1794 के अंदर क्या कर दिया जाता है? गिलोटिन कर दिया जाता है। सो वी सी रॉबिस्पियर वाज गिलोटिन, ही वाज गिलोटिन बाय द फ्रेंच पीपल ओनली। बट ये जैकोबिन्स का एक दो काम थोड़ा ठीक ठाक आपको मिलेगा। ये जितने भी जैकोबिन्स लोग थे, जितने भी रिवॉल्यूशनरी थे, ये लोग इनफैक्ट फ्रांस को, है ना, ग्लोरीफाई वे के अंदर बढ़ाना चाहते थे। दे वांटेड टू क्रिएट वन मोर द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ फ्रांस। मतलब पहले एक टाइम के ऊपर जैसा फ्रांस हुआ करता था वैसा कुछ फ्रांस को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसी के कारण क्या किया, द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट sought to mobilize the loyalty of its subjects through various means. One of them was staging festivals like this one। अब देखिए ये फेस्टिवल्स का मतलब क्या है। तो क्या करते थे कि ये जो जैकोबिन्स पावर के ऊपर आए, ये जैकोबिन्स ने 3 साल तक रूल किया। कब किया? 1792 से लेके करीबन 1795 तक का पीरियड आपको मिलेगा, 2.5-3 साल के आसपास। ये 2.5-3 साल के पीरियड के अंदर जैकोबिन्स ने इनफैक्ट जो भी एंशिएंट सिंबल्स ऑफ सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो ग्रीस के अंदर था, या हम लोग कह सकते हैं कि जो जो पुरानी शासन पद्धति के तहत रोम के अंदर हुआ करता था, वहाँ पे इनफैक्ट जो आर्किटेक्चर होता था, वहाँ पे जो पिलर आर्किटेक्चर मिलेगा, या वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक एक आर्किटेक्चर का प्रकार आपको मिलता है जो कोरिंथियन आर्किटेक्चर के रूप में पहचानते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार के इन्होंने बनाने की कोशिश की। अब ये क्यों बनाया जाता था, ये क्यों बनाया जाता था? ठीक है,
वाई द जेकोबिन्स वर सेलिब्रेटिंग दिस काइंड ऑफ फेस्टिवल्स, ये क्यों इस प्रकार के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे? तो इनका मानना ये था कि हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करके इनफैक्ट ग्लोरी ऑफ फ्रांस, फ्रांस की जो पुरानी शासन पद्धति है या फ्रांस के अंदर के जो पुराने राजा थे उनको याद करते हैं साहब। देखिए कि हमारा भी एक टाइम था, पब्लिक का भी एक टाइम हुआ करता था, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना? सो दे वांटेड टू कन्वे द ऑरा ऑफ हैलोड हिस्ट्री, ठीक है, तो एक इतिहास को इन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। द पेविलियन ऑन द रेस्ड प्लेटफॉर्म इन द मिडल इज कैरिड बाय द क्लासिकल कॉलम विच वाज मेड ऑफ पेरिशेबल मटेरियल दैट कुड बी डिसमेंटल, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका जो पेविलियन बनाया गया है, द होल पेविलियन दैट इज मेड आउट, ये वाला अगर आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो पेविलियन बनाया गया है ये पेरिशेबल मटेरियल से था और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर बनता था। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था। क्यों? क्योंकि इनका यही मानना था कि भाई देखो, लोगों को कुछ इस प्रकार की चीजें हम लोग दिखाएंगे, ठीक है, और लोगों को इकट्ठा किया जाता था, लोगों को दिखाया जाता, देखिए कि भाई हमारा भी इतिहास हुआ करता था, हम भी क्या पावरफुल लोग हुआ करते थे, हमने भी क्या क्या चीजें की है, ठीक है। तो ये सब चीजों के द्वारा ये फ्रांस के अंदर जैकोबिन्स ने रूल किया फॉर 3 इयर्स। बट जैकोबिन ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, 1795 के आसपास तक आते आते फाइनली जैकोबिन्स का डिक्लाइन हुआ। क्यों डिक्लाइन हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने ही कारण उनका डिक्लाइन हुआ। याद रखेगा कि द जैकोबिन्स डिक्लाइन वाज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ देयर ओन एक्शंस। उन्होंने जो घटिया हरकतों करके फ्रांस के नागरिकों को परेशान किया था और जो रीन ऑफ टेरर फैलाने की कोशिश की थी, मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फ्रांस के अंदर ये जो रीन ऑफ टेरर फैलता है, ये आपका जो रीन ऑफ टेरर फैलता है, ये रीन ऑफ टेरर के कारण आखिर के अंदर ये जैकोबिन्स का डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो जैकोबिन्स का डिक्लाइन बहुत ही लाजमी मिलेगा आपको। ये जैकोबिन्स के डिक्लाइन के पीछे का कारण यही है कि भाई इन्होंने जो कट्टरता फैलाई थी और लोगों को परेशान करने का काम किया था, उसी के कारण हमको फाइनली देखने को मिलता है कि इनका पतन होने की शुरुआत होगी। और जैकोबिन्स जैसे ही हटेंगे उसके बाद अब डायरेक्टरी पावर के ऊपर आएगी। अब देखिए फ्रांस के अंदर आपको नेक्स्ट फेज के ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा। 1795 में डायरेक्टरी पावर के ऊपर आई। 1795 से लेके 1799 तक याद रखेगा डायरेक्टरी रूल करेगी। कौन रूल करेगा? डायरेक्टरी करके जो फोर्स थी वो रूल करेगी। 95 से 99 डायरेक्टरी विल बी रूलिंग। और 99 के अंदर फिर कौन आ जाएगा? नेपोलियन आ जाएगा। कौन आ जाएगा साहब? नेपोलियन विल कम टू पावर, ठीक है। तो अभी नेपोलियन का टाइम बाकी है, नेपोलियन स्टिल आउट देयर, ठीक है। नेपोलियन अभी इस दौरान अभी ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो नेपोलियन के राइज के पीछे क्या क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे, क्या थे? व्हाट वर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द राइज ऑफ नेपोलियन? एक और क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि नेपोलियन का उद्भव हुआ या नेपोलियन का ग्रोथ हुआ, उसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार थे? एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन एज वेल, कि इसके पीछे कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। अब उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट टॉपिक एज वेल, वो सब पॉइंट्स के ऊपर भी आते हैं। अब चले जाते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फ्रांस इनफैक्ट जो है ये जैकोबिन को हटा देता है और 1793 के आसपास, याद रखेगा 1795 के आसपास, सॉरी माय बैड, 1795 के आसपास हमको एक और नई फोर्स पावर के ऊपर मिलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? तो शब्द आता है डायरेक्टर। क्या आता है? डायरेक्टर। डायरेक्टर का मतलब है कि 5 ऐसे लोग थे जो फ्रांस को चलाने वाले मुख्य लोग थे और इनके नीचे एक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया जाता है, दैट इज नोन एज डायरेक्टरी, ठीक है। तो जैकोबिन्स की जो सरकार थी वो कौन सी थी? वो कन्वेंशन हुआ करता था, याद आया कि नहीं है? नेशनल कन्वेंशन। ये नेशनल कन्वेंशन का एंड हो जाता है और डायरेक्टरी जो 5 आपके 5 महानुभाव थे फ्रांस के अंदर, इन लोग ने पावर कैप्चर कर दिया, दे कैप्चर द पावर इन फ्रांस। और ये पांचों के पांचों जो महानुभाव है, ऑल द 5 पीपल ऑफ फ्रांस, इन्होंने जब सत्ता हाथ में ली तो इसके बाद से अब 1795 से लेके 1799 तक वी फाइंड द डायरेक्टरी विल बी रूलिंग ओवर फ्रांस। इसी दौरान हमको क्या देखने को मिलता है? डायरेक्टरी रूल कर देगी। अब ये क्यों होता है? व्हाट डू यू सी, व्हाई डू यू सी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है, देयर इज वन क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड टू यू। और आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि डिस्कस द रीजंस। क्या पूछा जा सकता है? डिस्कस द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट in France during the revolution
फ्रांस में जब क्रांति हुई, याद रखेगा क्या प्रश्न पूछेगा, प्रश्न यही आएगा कि फ्रांस में जब क्रांति होती है, फ्रांस में जब क्रांति होती है तो जैकोबिन सरकार के पतन के पीछे के कारण क्या क्या रिस्पॉन्सिबल थे, वॉट रीजन कैन बी ascribed टू द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट इन फ्रांस। इसके ऊपर से आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया तो आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, आप ही बताइए दोस्त मुझे, यू ओनली टेल मी कि आप आराम से इसके अंदर लिख पाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इसके पीछे का कारण बताया है कि टेरर करना है, इन्होंने लोगों को परेशान कर दिया है, बहुत सारी अराजकता फ्रांस के अंदर हो गई थी और जैकोबिन्स लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। अब देखिए फिर से यहाँ पे यही होगा कि जैसे ही इनका डिक्लाइन होता है, जैसे ही इनका डिक्लाइन होता है, उसके बाद प्रश्न होता है कि व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट का मतलब क्या होता है दोस्त, कि अब इसके बाद आगे क्या होगा, हु विल कम टू पावर। अब आप मुझे बताइए साहब, ठीक है, फ्रांस के अंदर क्रांति होती है, व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। मैं आपको ये ब्लैक बोर्ड के साथ इसी के लिए समझा रहा हूँ कि फ्रांस के अंदर जब क्रांति हुई सबसे पहले फेज के अंदर, व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, तो फ्रांस में क्रांति किसने की थी, याद आया कि नहीं है आपको। फर्स्ट एस्टेट करके एक बॉडी हुआ करती थी, उसके बाद हमने देखा था कि सेकेंड एस्टेट करके एक बॉडी हुआ करती थी, और तीसरा कौन सा था, थर्ड एस्टेट, याद आया कि नहीं आया। और थर्ड एस्टेट के अंदर हमने ये देखा था कि दो प्रकार के लोग थे, एक तो हायर मिडिल क्लास था और दूसरा कौन सा था, लोअर मिडिल क्लास था, याद आया कि नहीं है आपको। क्रांति करने वाले जो लोग थे वो लोअर मिडिल क्लास थे, बट पावर किसके हाथ में आ गया। सो व्हेन द रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर 1789, हमने ये देखा था कि जो हायर मिडिल क्लास ऑफ फ्रांस है, जिसे हम लोग बुर्जुआ के रूप में पहचानते हैं, जिसे हम लोग बुर्जुआ के रूप में पहचानते हैं, इन्होंने पावर कैप्चर कर दिया। और जब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में काम कर रहा था, तो आपका जो हायर मिडिल क्लास था उसने सत्ता अपने हाथ में रखी थी। उसके बाद जैसे समय आगे चलता गया, 1791-92 तक आते आते हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटा के जब रिपब्लिक बनती है फ्रांस, तो हमको देखने को मिलता है कि पहली बार लोअर मिडिल क्लास के हाथ में पावर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। और लोअर मिडिल क्लास के जो लीडर्स हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, जैकोबिन्स हुआ करते थे। मैंने आपको बताया कि जैकोबिन्स वर द प्राइम फोर्सेस जिन्होंने लोअर मिडिल क्लास के लीडर के रूप में अपना कामकाज किया है। अब बात आगे चलती है, नाउ द थिंग विल प्रोसीड फर्दर। अब बात कैसे आगे चलती है उसको समझाता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब आपके जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जिसे हम लोग जैकोबिन्स के रूप में पहचानते हैं, द लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जिसे हम लोग जैकोबिन्स के रूप में पहचानते हैं, इन्होंने 3 साल तक रूल किया। कब तक रूल किया, तो मैंने आपको बताया कि दे रूल अप टिल द ईयर 1795। अब 1795 में जैकोबिन का डिक्लाइन हुआ। अब प्रश्न ये था कि अब कौन पावर के ऊपर आएगा। फ्रांस के अंदर दो प्रकार के फोर्सेस फाइट कर रहे थे, one was the higher middle class and one was the second lower middle class that was fighting to capture the power। वो चाहता था कि पावर हमारे हाथ में रहे। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, अब कंफ्लिक्ट होने की शुरुआत हो जाएगी। देयर विल बी कंफ्लिक्ट बिटवीन द टू हाउसेस विद इन द थर्ड एस्टेट। दूसरा जो सेकंड एस्टेट के लोग थे, कौन थे साहब, जेंट्री क्लास था, वो भी चाहता था कि अब उनके हाथ में पावर आ जाना चाहिए वापिस। फर्स्ट एस्टेट के लोग थे, कौन थे, क्लर्जी क्लास, जो पादरी लोग हुआ करते थे, ये भी चाहते थे कि अब उनके हाथ में सत्ता होनी चाहिए। गेटिंग अ पॉइंट। तो क्या हो रहा है कि 1795 के अंदर फ्रांस के अंदर एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ था। और पॉलिटिकल वैक्यूम क्यों हुआ था, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करने वाले जो जैकोबिन फोर्सेस थे उनका डिक्लाइन हो चुका था। अब सत्ता किसके हाथ में आएगी, एक बार ऑलरेडी लोअर मिडिल क्लास के हाथ में आई थी। इन्होंने क्रांति करने के नाम के ऊपर लोगों को बहुत गिलोटीन किया, अमीर लोगों को भी गिलोटीन किया, चर्च के लोगों को भी गिलोटीन किया, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को भी गिलोटीन किया। पब्लिक इनसे नाराज थी। 1795 में क्या होता है, जैकोबिन्स जैसे हटेंगे तो फिर से हम लोग कह सकते हैं कि इलीट क्लास, क्या कहेंगे, इलीट क्लास ऑफ फ्रांस, फ्रांस के अंदर जो धनिक वर्ग जो था, इसके हाथ में सत्ता वापिस आ जाती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट द इलीट क्लास ऑफ फ्रांस विल बी कमिंग बैक टू पावर वन मोर टाइम। फिर से एक और दफा हमको देखने को मिल रहा है कि फ्रांस की जो शासन पद्धति थी उसके तहत कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनके हाथ में सत्ता वापिस आ गई। दे वंस अगेन गॉट द पावर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और इस तरह से डायरेक्टरी जो है वो अमीरों की सरकार बनाने की शुरुआत करेगी। अमीरों की सरकार का मतलब यही है कि भाई जो जो अमीर लोग थे फ्रांस के अंदर, उनके हाथ में सत्ता का चाबी आ चुका था। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। सो इन दिस सिचुएशन वी सी कि व्हेन द डायरेक्टरी विल बी कमिंग टू फ्रांस, जब डायरेक्टरी इनफैक्ट पावर के ऊपर आती है, तो हमको यही देखने को मिलता है कि जो जैकोबिन्स की सरकार थी
वो गिर जाती है, उसके बाद हेल्थ आपका वेल्दियर मिडिल क्लास जो है वो पावर के ऊपर आएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग इलीट क्लास के रूप में पहचानते हैं या रिच पीपल के रूप में पहचानते हैं, जो लोग ने सत्ता कब्जे कर ली थी फ्रांस के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इन दिस सिचुएशन वी सी कि अब नए प्रकार की शासन पद्धति की शुरुआत होगी। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो डायरकी आपकी जो डायरेक्टरी पावर के ऊपर आती है, इनका भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनेगा। समझ में आ रहा है, इन्होंने भी क्या कर दिया साहब, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया। अब इनका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा था उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन्होंने इनफैक्ट एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार बदला गया है फ्रांस का। तो जब पहली बार आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था 1790 में, नेशनल असेंबली ने बनना शुरू किया, तो फ्रांस का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। उसके बाद हमने देखने की कोशिश की कि सेकेंड टाइम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन कब बनता है, व्हेन विल बी द सेकेंड टाइम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन विल बी ड्राफ्टेड। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब जैकोबिन्स पावर के ऊपर आए तो उन्होंने फ्रांस का कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की कोशिश की। अब जैकोबिन्स के बाद जो तीसरी सरकार आई, किसकी आई, डायरेक्टरी की सरकार आई। ये डायरेक्टरी भी कहते हैं कि भाई हम भी कुछ नया कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो कहानी क्या है साहब फ्रांस की, होल स्टोरी ऑफ द फ्रेंच आई वुड से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको यही मिलेगी कि जो भी नई सरकार आएगी उन्होंने अपना कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया या पुरानी जो शासन पद्धति थी उसमें बदलाव लाने की कोशिश करने की शुरुआत कर देंगे, ठीक है। सो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विल बी ड्राफ्टेड बाय द डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी क्या काम करती है उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया, नया कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा तो उन्होंने इनफैक्ट राइट टू वोट जो है वो इनफैक्ट छीनने की कोशिश की। सो व्हाट दे डिड, a new constitution was introduced which denied the vote to the non propertied sections of the society। मतलब इन्होंने क्या कर दिया साहब, फिर से जो राइट टू वोट था वो छीन लिया लोगों से। अगर आपको याद होगा फ्रांस की क्रांति के 3 फेजेस, अगर आपको याद होगा फ्रांस की क्रांति के 3 फेजेस, तो मैंने आपको फ्रांस की क्रांति के जो राइट टू वोट का कंसेप्ट के बारे में बताया था और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब हम लोग राइट टू वोट की बात करेंगे और फ्रांस जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में काम कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस ने 2 प्रकार के नागरिकों को चूज किया था। कुछ कुछ नागरिकों को एक्टिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया था, याद आया कि नहीं आया, और कुछ कुछ नागरिकों को पैसिव सिटीजन्स का दर्जा दिया गया था, याद आया कि नहीं आया दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था। और जो पैसिव सिटीजन्स थे उनके पास नो राइट टू वोट था। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पैसिव सिटीजन्स थे इनके पास मत देने का अधिकार नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के दौरान जब 1790s का पीरियड था, 1789 से लेके हम लोग कह सकते हैं 1791 तक का, उस टाइम पे राइट टू वोट खाली एक्टिव सिटीजन्स के पास था। और ये कौन थे एक्टिव सिटीजन्स, जो टैक्सेस पे किया करते थे, जो रिच क्लास से बिलोंग करते थे, जिनके पास थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हुआ करती थी, इन्हीं के पास राइट टू वोट था। मैंने आपको ये बताया था कि दे वर द ओनली वंस हु वर हैविंग द राइट टू वोट। गेटिंग माय पॉइंट। तो बाकी सारी कंडीशंस में हमको क्या देखने को मिल रहा है साहब, राइट टू वोट वाज लिमिटेड टू सर्टेन पीपल, दैट वाज वेरी मच क्लियर, ठीक है। पैसिव सिटीजन्स के पास राइट टू वोट नहीं हुआ करता था, मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। अब उसके बाद जब हम लोग सेकेंड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग जब सेकेंड पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं और जब इनफैक्ट जैकोबिन्स पावर के ऊपर आए और फ्रांस क्या बन गया साहब, रिपब्लिक बन जाता है। तो रिपब्लिक के दौरान हमने देखा था कि ऑल सिटीजन्स वर गिवन द राइट टू वोट, सबके पास राइट टू वोट आ जाता है और हर एक इंसान इनफैक्ट जो भी है वो राइट टू वोट दे पाएगा। पहला तो क्या था कि 25 साल की कम उम्र वाला नहीं दे पाएगा, वुमेन नहीं दे पाएंगे, या बहुत सारे लोग थे जिनको वोटिंग राइट्स नहीं हुआ करते थे। जैकोबिन्स जब पावर के ऊपर आए तो जैकोबिन्स ने ध्यान रखा कि भाई हर एक नागरिक को राइट टू वोट हमको देना पड़ेगा, तब जाके फ्रांस पूर्ण रूप से रिपब्लिक प्रजासत्ताक बनेगा, गणतांत्रिक बनेगा। अगेन वी सी व्हेन द डायरेक्टरी विल कम टू पावर, आप समझने की कोशिश करो, तो डायरेक्टरी ने क्या कर दिया कि राइट टू वोट जो है, मतदान देने का अधिकार जो है, वो खाली इनफैक्ट प्रॉपर्टीड सेक्शंस के पीछे ही रखा। प्रॉपर्टीड सेक्शंस का मतलब क्या है कि दो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एक ऐसा वर्ग आपके समाज का जिनके पास प्रॉपर्टी है, एक ऐसा वर्ग आपके समाज का जो थोड़ी बहुत मिलकत रखता है, एक ऐसा वर्ग आपके समाज का जिसके पास पैसा है। बाकी कोई भी सेक्शन आपकी सोसाइटी को होगा जिसके पास पैसा नहीं है, उसका राइट टू वोट ले लिया जाएगा। तो फिर से क्या होता है साहब, फ्रांस के अंदर क्रांति तो हुई,
क्रांति होने के बाद भी लोगों को अपने अधिकार नहीं मिलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, इवन आफ्टर द रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, इवन आफ्टर द रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, द पीपल डिड नॉट गॉट द डिजायर्ड राइट्स। उनको जो राइट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। और ये सब सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिलता है कि आपकी जो शासन पद्धति है उसके अंदर अब भेदभाव बढ़ने की शुरुआत होगी। ठीक है, तो आप याद करिए कि जब फ्रांस के अंदर हम लोग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करेंगे, क्या पॉलिटिकल जस्टिस की बात करेंगे, तो डायरेक्टरी जब पावर के ऊपर आती है इन द थर्ड फेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, डायरेक्टरी ने पॉलिटिकल जस्टिस लोगों का छीन लिया। डायरेक्टरी ने कहा कि अब लोगों के पास पॉलिटिकल जस्टिस अब मिलने की कोई अधिकार नहीं है। राइट टू वोट खाली और खाली सिलेक्टेड लोगों को मिलेंगे। ये वही लोग होंगे जो इलीट क्लास के लोग हैं, ये वही लोग होंगे जो रिच क्लास के लोग हैं, ये वही लोग होंगे जो इनफैक्ट है ना पूर्ण रूप से थोड़ी बहुत है ना टैक्सेस पे करते हैं। ये इनको ही इनफैक्ट राइट टू वोट दिया जाएगा। तो सादी भाषा में हम लोग देखेंगे कि आपकी जो शासन पद्धति है उसको बदलने की कोशिश की जाती है बाय द डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी ने आके लोगों को अब फिर से एक नया प्रकार का हथकंडा देने की कोशिश की। ठीक है, तो डायरेक्टरी क्या करता है, इनफैक्ट उसने राइट टू वोट डिनाई कर दिया बहुत लोगों को। इसके साथ साथ डायरेक्टरी ने जो नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, व्हेन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड, इन्होंने दो प्रकार के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी बनाए। ठीक है, अब देखिए दो प्रकार के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कैसे हुआ करते थे। तो एक था आपका अपर हाउस, एक था अपर हाउस, याद रखेगा मैं आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब आपको थोड़ा इसके अंदर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर चले जाते हैं, हम लोग देखते हैं डायरेक्टरी कैसे पावर के ऊपर आती थी। हाउ द डायरेक्टरी और द 5 डायरेक्टर्स विल बी कमिंग टू पावर। ठीक है, ये 5 डायरेक्टर कैसे पावर के ऊपर आएंगे, 1 2 3 4 और 5। ये पांचों के पांचों डायरेक्टर्स कैसे चूज किए जाएंगे, ठीक है, हाउ दे विल बी चूजन। ठीक है, उसके बारे में फ्रेंच का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बताता है। उन्होंने कहा कि द फ्रेंच असेंबली, जो उनकी फ्रांस की असेंबली है या फ्रेंच काउंसिल जो है, वो दो काउंसिल्स के रूप में डिवाइड किए जाएंगे। कैसे होंगे, कुछ कुछ होंगे अपर हाउस। अपर हाउस का मतलब क्या है कि जो ऊपर का हाउस है, और दूसरा क्या होगा, लोअर हाउस। ये अपर हाउस और लोअर हाउस के अंदर कौन वोट करेंगे, तो आपके जो सिटीजन्स है जिनके पास राइट टू वोट है, जो लिमिटेड नागरिक है, ये लोग वोट करेंगे। दे विल बी वोटिंग फॉर द असेंबली और द काउंसिल, जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में पहचाना गया है। क्या पहचाना गया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में पहचाना गया है। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग हैं, ऑल दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल पीपल, दे विल बी इलेक्टिंग द 5 डायरेक्टर्स। ये लोग क्या करेंगे साहब, ये पांचों के पांचों डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। सो व्हाट डू वी सी, हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये 5 डायरेक्टर्स को अलग अलग पोर्टफोलियो दिया जाएगा, और ये 5 डायरेक्टर्स को कहा जाएगा कि अब आप फ्रांस को चलाओगे। तो ये डायरेक्टर्स जो थे, इसे हम लोग कहते हैं द एग्जीक्यूटिव ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है, ये कौन थे, एग्जीक्यूटिव थे, जो फ्रांस की सरकार को चलाने वाले लोग थे। दे वर द एग्जीक्यूटिव ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट। उसके साथ साथ आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी दो हाउसेस के अंदर। दो हाउसेस क्यों, क्योंकि अगर हमने एक ही हाउसेस किया होता तो पावर कंसंट्रेट होने की शक्यता थी, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रहते। जैसे भारत के अंदर भी आज की तारीख में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, व्हाट डू वी सी इन इंडिया इवन इन द प्रेजेंट डे, हम आज के भारत के अंदर यही देखते हैं कि भाई जो शासन पद्धति है इसमें दो हाउसेस की जरूरत है। लोकसभा और राज्यसभा को रखना क्यों जरूरी है, लोकसभा राज्यसभा को रखना जरूरी है क्योंकि राज्यसभा कभी कभी लोकसभा की एक्शंस को क्रॉस चेक करती है। एट टाइम्स सर्टेन एक्शंस विच आर डन बाय द लोकसभा, उसको क्रॉस चेक किया जाता है। तो फ्रांस के अंदर क्या किया गया कि आपकी जो सरकार बनी, ये सरकार के तहत आपको जानकारी मिलती है कि जो एग्जीक्यूटिव जो था, वो डायरेक्टरी जो था, जो 5 ऑफिशियल्स हुआ करते थे, दे वर द मेन एग्जीक्यूटिव ऑफ द फ्रांस, एंड दे विल बी इलेक्टेड they will be elected they will be elected by the legislative councils, by the legislative councils। फ्रांस के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में दो हाउसेस थे, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इनको कौन वोट करेगा, दे विल बी वोटेड बाय द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस। बट इसके अंदर भी हमने क्या देखा कि नॉट ऑल सिटीजन्स विल बी हैविंग द राइट टू वोट।
क्या देखा, नॉट ऑल सिटीजन्स विल बी हैविंग द राइट टू वोट, मत देने का अधिकार सबके पास नहीं था। हमने ये भी समझने की कोशिश की, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। दूसरा, ये डायरेक्टरी में 5 लोग थे, और क्यों 5 लोग को इकट्ठा किया गया था एक ही जगह के ऊपर, क्योंकि अगर कोई एक इंसान के हाथ में पावर दे दिया जाता, इफ एनी वन पर्सन विल बी गिवन द चार्ज ऑफ द डायरेक्टरी, तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगा। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होगा तो क्या होगा मेरे दोस्तों, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होने के कारण फ्रांस के अंदर की जो शासन पद्धति है, फ्रांस के अंदर की जो शासन पद्धति है वो खड्डे में चली जाएगी, क्योंकि फिर से कोई ना कोई एब्सोल्यूट बंदा आएगा। तो डायरेक्टरी को फ्रांस के अंदर रखने का पीछे का कारण ये था कि 5 लोग होंगे तो चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट हो पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और लोग एक दूसरे को कंट्रोल कर पाएंगे, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको काबू में भी रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन में जब हम लोग फ्रांस की सरकार की बात करेंगे और फ्रांस के अंदर शासन पद्धति की बात करेंगे, तो हमको पता चलता है कि डायरेक्टरी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इनका खुद का अपना एक दबदबा था, इनका खुद का एक सिग्निफिकेंस था। और इस तरह से फ्रांस के अंदर की आपकी जो शासन पद्धति और जो सरकार पद्धति वो चलती है, जिसके द्वारा इनफैक्ट पावर को एक नए प्रकार से डिसाइड किया जाता था। ठीक है, सो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड दैट डिनाइड द राइट टू वोट टू द नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इट प्रोवाइडेड द 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उसने 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को चूज किया। This legislative council appointed a directory and executive made up of the 5 members. This was meant to safeguard against the concentration of power in one man executive under the Jacobins. Jacobins के अंदर जो एक ही बंदा सब कुछ कंट्रोल करके बैठा था, कौन बैठा था साहब, रॉबिस्पेयर करके जो लीडर था इनका, जिन्होंने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था, वो चीज़ ना हो इसके लिए 5 लोगों को बिठाया था कि भाई चलो कम से कम 5 लोग होंगे तो कहीं ना कहीं पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसके कारण हमको क्या देखने को मिलेगा कि आपकी जो एब्सोल्यूटिज्म है वो फ्रांस के अंदर नहीं आएगी। अब देखिए, मैं आपको सिंपल पावर सेंटर समझाता हूँ। पहले जो पावर सेंटर हुआ करता था, मैं आपको फिर से ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझाना ज़्यादा ठीक रहता है, मुझे भी ज़्यादा समझ में आता है। अब जैकोबिन्स के अंदर आप समझने की कोशिश करो कि देयर वाज ओनली वन पर्सन जिसके हाथ में सब कुछ सत्ता हुआ करती थी, राइट। उसने कह दिया कि मेरा वचन ही शासन है। जैकोबिन्स के सामने आप डायरेक्टरी को देखोगे, व्हेन यू स्टडी द केस ऑफ डायरेक्टरी, तो हमको क्या देखने को मिलता है, 5 लोग इकट्ठे हो गए। समझ में आया कि नहीं आया आपको, और पांचों के पांचों इकट्ठे होके क्या बोल रहे हैं कि भाई अब मेरी शासन चलेगी। समझे कि नहीं समझे, ये पांचों के पांचों को कौन चूज करेगा, तो मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। सो दे आर बेसिकली कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। आपकी जो परिषद है ना, 2 हाउसेस थे इसके अंदर, अपर हाउस एंड द लोअर हाउस, ये दोनों के दोनों कंट्रोल करेंगे डायरेक्टरी को। अब आप समझिए कि डायरेक्टरी में 5 लोग हैं, ये पांचों के पांचों अलग अलग खेत की मूली है। समझे कि नहीं समझे, दिस 5 पीपल बिलोंग टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्रांस। इनकी खुद की सोशियो इकोनॉमिक थॉट अलग है, ये खुद पॉलिटिकल भी अपना अपना डायमेंशन रखते हैं। और डायरेक्टरी अगर कोई डिसीजन लेने की कोशिश करेगी, तो डोंट यू थिंक दैट द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स विल ट्राई टू वर्क अगेंस्ट द डायरेक्टरी इन सर्टेन केसेस। क्योंकि जब आप 2 पावर सेंटर बनाते हो, यहां तो कैसे थे, एक तो पहले 5 पावर सेंटर थे, पांचों के पांचों पावर सेंटर के रूप में थे। इनकी फिर से लड़ाई किसके साथ हो रही थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ हो रही थी। क्यों, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो सदस्य थे साहब, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी यही चाहते थे कि भाई हमारे हाथ में सत्ता रहनी चाहिए, द पावर शुड बी विथ अस। गेटिंग अ पॉइंट। तो ये क्या है साहब, एक अराजकता का समय आ गया फ्रांस के अंदर, और ये इतनी बड़ी अराजकता थी जहां पे जैकोबिन्स वर्सेस डायरेक्टरी, और जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का जो माथापच्ची चल रहा था, उसमें अपर हाउस और लोअर हाउस की जो मगजमारी चल रही थी, वो बहुत ही है ना कि भारी पड़ जाएगी। ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। तो क्या हो रहा है इन फ्रांस, हमको क्या देखने को मिल रहा है फ्रांस के अंदर, कि डायरेक्टरी पावर के ऊपर तो आई, पर डायरेक्टरी काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो डायरेक्टरी 1795 से लेके 1799 तक हमको देखने को मिलता है कि जब वो पावर के ऊपर रहती है, ये डायरेक्टरी के अंदर ही इनफैक्ट बहुत सारी लड़ाई होगी, और आपके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो सदस्य थे, ये डायरेक्टरी को हटाने के लिए साजिश कर रहे होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये सब सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिला कि फ्रांस के अंदर 1795 से लेके
1799 तक का जो पीरियड था, इस दौरान बहुत बड़ी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है। और जब ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फ्रांस के अंदर रहेगी तो उसके कारण क्या हो रहा है कि आपकी शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाएगी। ठीक है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने के कारण कंटिन्यूसली फ्रांस के अंदर फॉरेन इन्वेजन्स भी हो रहे थे। और फॉरेन इन्वेजन्स के रूप में जो आजू बाजू के जो किंगडम्स थे, जो राजे रजवाड़े थे, उन्होंने भी फ्रांस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। गेटिंग माय पॉइंट? सो ऑल दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ कंडीशन वेयर द फ्रेंच सोसाइटी एंड द फ्रेंच पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वाज गोइंग थ्रू क्राइसिस पीरियड। और जब इनफैक्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फ्रांस के अंदर हो रही थी, उसी दौरान नेपोलियन जैसा लीडर है, ये नेपोलियन आके सत्ता को कैप्चर कर देगा इन द ईयर 1799। सो बिकॉज देयर वाज सम काइंड ऑफ political instability in France, because there was some kind of, I would say, a condition in France where the Jacobins, the Directory was going through a crisis period, उस दौरान नेपोलियन आके इनफैक्ट पावर को कैप्चर करता है। ठीक है, तो नेपोलियन के पीछे, ये नेपोलियन के पावर के ऊपर आने के पीछे के कारण अगर आप देखोगे, इफ यू सी द रीजंस बिहाइंड द राइज ऑफ नेपोलियन, तो नेपोलियन के ग्रोथ के पीछे के कारण बहुत सारे आपको रिस्पॉन्सिबल मिलेंगे। और नेपोलियन की खैर पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा लिखा नहीं है। बट जनरली आपको नेपोलियन को जब आपको समझना है कि डायरेक्टरी जब पावर के ऊपर रहती है तब इतनी ख़राब कंडीशन हो गई थी फ्रांस की, इसी के कारण नेपोलियन आया। नेपोलियन नहीं आता अगर डायरेक्टरी ठीक से काम कर रही होती। नेपोलियन नहीं आता अगर फ्रांस में शासन व्यवस्था थोड़ी ठीक ठाक होती। पर होता यह है कि फ्रांस में जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती है तो पब्लिक बहुत नाराज हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो क्या होता है साहब, ये नेपोलियन के ग्रोथ के पीछे बहुत सारे कारण रिस्पॉन्सिबल थे। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम लोग इतिहास को देखेंगे तो हमको देखने को मिल रहा है कि डायरेक्टरी का जो काम करने का जो तरीका था और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का काम करने का तरीका था, इन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत चलती रहेगी। समझे कि नहीं समझे? और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एक ही था कि फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़ा पावर स्ट्रगल होने की शुरुआत होगी। ये पावर स्ट्रगल का मतलब ये होगा कि कभी डायरेक्टरी बोलेगी मैं बड़ा, कभी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मैं बड़ा। ये इनफैक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लोगों ने ही डायरेक्टरी के मेंबर्स को चूज किया था, इनके बीच में इसके लिए कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल चल रही है। ये स्ट्रगल होने के कारण वहाँ पे फ्रांस के अंदर बहुत बड़ा आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का जन्म हुआ। और जब जब राजकीय रूप से अस्थिरता आती है, वेन एवर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन फ्रांस विल टेक प्लेस, तो हमेशा याद रखेगा मेरे दोस्तों, वहाँ पे जो पब्लिक है वो पब्लिक कंटाल जाएगी। पब्लिक कहेगी कि यार देखो क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर, ढंग से आप सरकार भी नहीं चला पा रहे हो, एक दूसरे के सामने कॉन्स्पिरसी कर रहे हो आप, वो है ना कि शासन चलाने की जगह आप अपना अपना वो क्या है कि घर भरने में लग गए हो, यू आर डूइंग करप्शन। तो डायरेक्टरी की सरकार के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, और ये जितने भी आरोप थे ये सब फ्रांस की पब्लिक के बाहर भी आ रहे थे। और क्या हो रहा था कि फ्रांस के ऊपर कंटिन्यूसली फॉरेन इन्वेजन भी हुआ। इसी दौरान मैंने आपको बताया अभी कि फ्रांस के ऊपर कंटिन्यूसली फॉरेन इन्वेजन हुआ। तो ये सब घटनाएं इकट्ठी हो जाती है, ऑल दिस थिंग्स विल कम टुगेदर। और ये सब घटनाएं जब इकट्ठी होती है तो उसी के बाद क्या होगा साहब, ठीक है? सो वी फाइंड द राइज ऑफ द नेपोलियन विल टेक प्लेस। समझे कि नहीं समझे? तो आपको जब क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन कैसे पावर के ऊपर आया, हाउ द राइज ऑफ नेपोलियन विल टेक प्लेस, आपको जब क्वेश्चन पूछता है, या आपको कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि डिस्कस, क्या पूछा जा सकता है? डिस्कस डिस्कस द रीजंस बिहाइंड द राइज ऑफ नेपोलियन इन फ्रांस। नेपोलियन कैसे पावर के ऊपर आया, उसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार थे, उन सब के ऊपर आपको लिखना है। तो जब जब आपको इस प्रकार के कारण पूछेंगे तो याद रखिएगा, देयर आर सर्टेन पॉलिटिकल रीजंस, देयर आर सर्टेन इकोनॉमिक रीजंस, एंड देयर आर सर्टेन सोशल रीजंस। एंड नेपोलियन हिमसेल्फ वाज अ मिलिट्री मैन, वो खुद भी सेना के अंदर सेनापति था।
आपको पता होगा कि ही वॉज द जनरल ऑफ द फ्रेंच फोर्सेस। ही ज्वाइंट द फ्रेंच आर्मी एट अ वेरी यंग लेवल, मतलब वो बहुत ही वो है ना कि नीचे की स्टेज में ज्वाइन किया था एज अ सोल्जर। बट धीरे 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 उसका ग्रोथ जो फ्रांस के अंदर होता है, वो सब चीज़ें नेपोलियन को बहुत ही पॉपुलर कर देगी। और नेपोलियन को पॉलिटिकली मदद मिलती है डायरेक्टरी के कारण, क्योंकि डायरेक्टरी जो थी, ये डायरेक्टरी ने पूरी तरह से फ्रांस को तहस नहस कर दिया था। पॉलिटिकल वीकनेस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो फ्रांस के अंदर होती है, ये इंस्टेबिलिटी होने के कारण हमको देखने को मिलता है कि एक स्ट्रांग लीडर की आवश्यकता होती है। और ये स्ट्रांग लीडर जो है, वो नेपोलियन जैसा लीडर पब्लिक को बताता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने आया हूँ, मुझे मौका दिया जाए। और पब्लिक कहती है कि हाँ भाई, हमारा नेता कैसा हो, नेपोलियन बोनापार्टे जैसा हो। पब्लिक क्या कहती है? हमारा नेता कैसा हो, नेपोलियन बोनापार्टे जैसा हो। साहब ठीक है, ये क्यों बोला गया है? व्हाई दिस वाज सेड? बिकॉज फ्रांस की शासन पद्धति वैसी हुआ करती। आर्थिक रूप से अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था पूरी तरह से, क्योंकि 1789 ऑनवर्ड से फ्रांस के अंदर जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो इकोनॉमिक क्राइसिस चालू ही रहेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था, डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा था। इनइक्वालिटी फ्रांस की सोसाइटी के अंदर अभी भी बढ़ रही थी। लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट का जब प्रश्न हम लोग देखेंगे तो एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा के रूप में इटली के फ्रांस के अंदर उभर के आया था। ऊपर से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे लोगों को इनकम क्राइसिस हो गई थी साहब, आय के स्रोत बंद हो चुके थे। सोसाइटी के अंदर भी इनइक्वालिटी है, और सोसाइटी में भी अगर आप देखोगे तो एक्सप्लॉयटेशन अभी भी चालू था, लोगों का शोषण अभी भी चालू था। जो आपका हाई क्लास वर्सेस लो क्लास का जो कंसेप्ट है, वो भी फ्रांस के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में रहता है। तो ये सब सिचुएशन क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है। ऑल दिस सिचुएशन विल कम टुगेदर। और ये फ्रांस के अंदर सबका सब इकट्ठा हो गया कि हाई क्लास लो क्लास के बीच में संघर्ष हो रहा है, आर्थिक रूप में क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है फ्रांस के अंदर। तो ये सब घटनाएं सब इकट्ठी होती है साहब, ठीक है। और नेपोलियन खुद कौन था? तो ही वॉज अ मिलिट्री मैन। नेपोलियन खुद मिलिट्री का इंसान था साहब। ये भाई साहब ने, नेपोलियन ने मिलिट्री के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ा दी थी। अब क्यों बढ़ाई थी? क्योंकि इसने इटली जीत लिया था, इसने इजिप्ट के ऊपर आक्रमण किया था, इसने आजू बाजू के जो भी फ्रांस के आजू बाजू के जो दुश्मन थे उनकी पिटाई कर दी थी। और इसके कारण 1799 के आसपास का पीरियड है, दिस इज द पीरियड ऑफ 1799, याद रखेगा। 1799 में नेपोलियन वापिस आ जाता है इटली के अंदर, सॉरी फ्रांस के अंदर। और जैसे ही नेपोलियन फ्रांस के अंदर आया, द मोमेंट नेपोलियन विल कम बैक टू फ्रांस, तो उसी के बाद से हमको देखने को क्या मिलता है कि डायरेक्टरी ने नेपोलियन के लिए रास्ता बनाया। 1799 में नेपोलियन ने पावर कैप्चर कर दिया, याद रखेगा। इन द ईयर 1799 नेपोलियन कैप्चर्ड पावर विथ वन ऑफ द डायरेक्टरी मेंबर्स। वो 5 लोग थे ना, तो 5 में से एक जो बंदा था उसने नेपोलियन की हेल्प कर दी साहब। क्या कर दिया? नेपोलियन की हेल्प कर दी। तो 5 में से फिर 4 ही बच जाते हैं, और एक बंदा है वो नेपोलियन के फेवर में चला जाएगा और वो कहेगा कि भाई तुम ही हमारे तारनहार हो, तुम ही हमारे फ्रांस का भला कर सकते हो। नेपोलियन 1799 से लेके इनफैक्ट एक नई सरकार चलाएगा। 1804 तक आते आते नेपोलियन अपने आप को कहता है कि आई एम द एम्परर ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक। क्या कहता है? आई एम द एम्परर ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक। अरे भाई, मैं फ्रांस के गणतंत्र का राजा हूँ। कभी नाम सुना है? कभी आपने ऐसा सोचा भी है? कोई इंसान कह रहा है कि मैं फ्रांस के गणतंत्र का राजा हूँ। हाउ कम दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल माय फ्रेंड? हाँ, या आप राजा हो या आप गणतंत्र हो। इंडिया में कभी कोई कह सकता है कि आई एम द किंग ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। अरे रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सादी भाषा में, आर चूज बाय द पीपल। पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया हुआ जो भी इंसान हेड ऑफ द स्टेट, आपकी शासन का जो मेन शासककर्ता बनता है, वो पब्लिक के द्वारा चुना हुआ होता है, वो नुमाइंदा होता है, वो पब्लिक के द्वारा चुना होता है। तो उसी को हम लोग रिपब्लिक कहते हैं। आज हम लोग इंडिया को रिपब्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट, हमारे जो राष्ट्रपति महोदय साहब है, उनको कौन चूज कर रहा है? वी द पीपल आर चूजिंग। हम चूज करके उनको भेज रहे हैं ना साहब, वी आर चूजिंग हिम, और हमने उनको वहां पे भेजा है। गेटिंग माय पॉइंट? ये नेपोलियन 1799 से लेके 1804 तक इनफैक्ट धीरे 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 फ्रांस के अंदर पावर को कैप्चर करेगा।
धीरे 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 वो फ्रांस के अंदर पावर को कैप्चर करेगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको क्या देखने को मिला, 1804 के आसपास का जो पीरियड था, 1804 के आसपास का जो पीरियड था, यहाँ पे नेपोलियन ने इनफैक्ट आके अपने पावर को कैप्चर कर दिया। और जब पावर को कैप्चर किया तो उसी के बाद नेपोलियन क्या कहता है साहब, नेपोलियन कहता है कि आई एम द लीडर। 1804 से लेके 1815 तक, 1804 से लेके 1815 तक, 1804 से लेके 1815 तक नेपोलियन फ्रांस के अंदर और फ्रांस के बाहर तरखाट मचा देगा, पूरे यूरोप के अंदर तरखाट मचाएगा। इतने सारे फंडामेंटल चेंजेस करने की कोशिश करेगा कि बात मत करिए, ठीक है। सो वी सी कि फ्रांस के अंदर और फ्रांस के बाहर जो फ्रीडम की विचारधारा है, रूल ऑफ लॉ की विचारधारा है, बहुत सारी इनफैक्ट घटनाएं जो फ्रांस के अंदर होगी, उसी के बाद नेपोलियन का पीरियड चलता है। और नेपोलियन एज अ रूलर के रूप में क्या काम करेगा, what reforms will be organized by the Napoleon as a child of revolution, नेपोलियन एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ रिवॉल्यूशन। ये प्रश्न पूछा गया है कि नेपोलियन फ्रांस की क्रांति का ही बालक था और नेपोलियन ही था जिसने फ्रांस की क्रांति को पूरी तरह से इनफैक्ट डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। ये प्रश्न यूपीएससी मेंस के अंदर आ चुका है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो नेपोलियन एज ए रूलर को देखेंगे। उसके साथ साथ हमको 2-3 इश्यूज और डिस्कस करना है, वो है बर्निंग इश्यूज फ्रॉम द रिवॉल्यूशन। बर्निंग इश्यूज ऑफ द रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपको 3-4 प्रकार के क्वेश्चंस फ्रांस की क्रांति से अलग से पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ द वुमेन इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति में स्त्रियों का योगदान क्या था। दूसरा, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, फ्रांस की क्रांति इक्वालिटी लाती है, पर क्या सोशल इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी ला पाई है, गुलामी प्रथा को नाबूद किया है कि नहीं किया है। तीसरा प्रश्न, कॉमन मैन को कैसे इम्पैक्ट किया है फ्रांस की क्रांति ने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की दुनिया, प्रेजेंट डे, आज की जो दुनिया जो है वो कैसे काम कर रही है, और फ्रांस की क्रांति ने इनफैक्ट आज की दुनिया को क्या समझाया है, मॉडर्न वर्ल्ड को आज की तारीख में इनफैक्ट किस प्रकार से इनफैक्ट समझाने की कोशिश की है। गेटिंग अ पॉइंट। ये सब पॉइंट्स के ऊपर आपको नेपोलियन का बारे में पॉइंट पता होना चाहिए। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे तो 1799 ऑनवर्ड से पढ़ने की शुरुआत करेंगे, 1799 ऑनवर्ड से पढ़ने की शुरुआत करेंगे। और नेपोलियन का ग्रोथ कैसे हुआ, उन सब टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हाउ द नेपोलियन केम टू पावर, नेपोलियन के राइज के पीछे के कारण क्या थे। 1799 से लेके 1804 तक नेपोलियन कैसे भी करके सत्ता में टिकेगा, और 1815 तक आते आते नेपोलियन रूल करेगा फ्रांस के ऊपर। और 1815 में वाटरलू नाम की जो जगह है जहाँ पे उसको हरा दिया जाता है, द बैटल ऑफ वाटरलू, उसके बाद फ्रांस का इतिहास पूरी तरह से बदल जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपके फ्रांस के रिवॉल्यूशन का, लास्ट टॉपिक है, कंक्लूडिंग टॉपिक है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बट आज का सेशन यहाँ पे ही रखते हैं। होपफुली मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई है और आपको बताने की कोशिश की है कि फ्रांस के अंदर किन किन प्रकार की घटनाएं होती है। मैं आपको फिर से वेलकम करूंगा मेरे स्पेशल क्लास के ऊपर। इट्स अ स्पेशल क्लास, इट्स अ फ्री क्लास बाय द वे, ठीक है। इट इज़ अवेलेबल ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन। आप लर्नर्स की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, ये फ्री क्लास है। कल है, मैं मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू की एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। कल हम लोग 9 बजे डिस्कस करेंगे ऑन दी पीवाईक्यू, प्रीवियस क्वेश्चन ऑन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जहाँ पे मैं आपको प्रीलिम्स के अंदर जो प्रीवियस के क्वेश्चन पूछे गए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर, उन सब के ऊपर आपको एनालिसिस और फैक्ट के साथ समझाऊंगा। 10-15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं ऑन एन एवरेज, 10 to 15 क्वेश्चंस आर बीइंग डिस्कस बाय मी। ये 10-15 क्वेश्चन के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंस थी, ये घटनाओं का क्या इंपॉर्टेंस था, और ये घटनाओं के द्वारा क्यों इनफैक्ट क्वेश्चंस को एनालिसिस किया जा सकता है। इसके अलावा मेरा नया कोर्स शुरू हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, 25 अगस्त से शुरू हो रहा है। 2 आवर्स के सेशन है, देर आर 26 सेशन सच। मतलब क्या है साहब, टोटल 52 आवर्स के आसपास का एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को मैं कराने वाला हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, मेजोरिटी ऑफ द रेफरेंस बुक्स, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स जितनी भी है उन सब से अंदर से, प्लस मेरा खुद का पर्सनल रिसर्च भी है। मैं ये सब के द्वारा आपको ये नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के अंदर दूंगा। प्लीज ज्वाइन द अनअकैडमी व्हाइल यूजिंग द रेफरल कोड PNLive, यू विल सेव सम मनी एज वेल। और आपको इनफैक्ट कुछ भी अपडेट चाहिए तो आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करिएगा @nayak pratik,
विच इज़ देयर ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ओनली, ठीक है, आपको ये मिल जाएगी। और ये मेरा रेफरल कोड है PN Live, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो while taking the subscription. Like, share and subscribe to this platform. I'll see you in the next class. Till then, keep studying.